नवाज शरीफ की में क्लाइंट के पास मुझे जैसे अनिल का फूल शादियों का सीजन आ रहा था ना, मेरे पास इतने ज्यादा कॉल्स आ रहे मैं क्या बताऊं, पर परेशान हो गई हूँ। थोड़ा सा लगेगा मैं अरे वो गाय वो है ना, दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग हियर। रीना लवपीस कदर के ऊपर में 3 कोट लगे तब जाके आया है। शादी के बाद तलाक हो जाए मुझसे मत कहिएगा। रंजन की स्वेटिंग हो तो आप हल्का हल्का टिश्यू से पैसे पोंछ दीजिएगा एंड डोंट लाफ एनीमोर। यू नो आप समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रही हूँ मैं। नाम क्या भी आएगा आगे नहीं मिला रहा आपको कि हाथों में कितने ज्यादा और कितने टाइम बाल है। आई कांट हैंडल इट। क्या फॉर्मल खुद पे से करती थी क्या? पार्लर ज्यादा लिया रहा गाड़ी चलाते हैं अच्छा अपनी ऑरेंज का मुझे एक करा ली भाई क्या आगे करा ली आई थिंक ये कराने का मैच नहीं करेगा, कुछ और ट्राई करते हैं। टाइम पर एक गड्ढा देखो थ्रेडिंग करानी है आपको। अपन जो फोरहेड इस कदर मूंछ से निकली है जी। हाँ बेटा एक्सक्यूज मी, बाहर जाइए आप, बाहर जाइए। ऐसे नहीं आप क्या एक बोरी उठाओ और बोतलें भी लो ना बेच के आओ तो हमारे पास आ जाओ। अगर वो बोल चेक कर रही थी हाँ बोली एज क्या है आपकी? ओके इस वाले रिश्ते को आप हाँ बोल दीजिएगा। स्वीटी हाँ उठाना जिस हिसाब से आप हैं रिश्ते आने बहुत जल्द बंद होने वाले हैं आपके। स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई है, आपके नंबर के पास चले जाते हो क्या? जिसमें बंजर ज़मीन आप ख्याल रख करिए स्किन का अपने। आसमान की ओर तो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है मैम। फेशियल करा लीजिए, टैनिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है बोलिए टैन हाय। तो ये मोदी तो लेट डूबा था। तो ये मोदी तो लेट डूबा था। वो बने बोलिए बे तो ये मोदी तो लेट डूबा था। सीएम ने किस किस अधिकारी को सस्पेंड करने का ऐलान किया है और क्यों एक दरोगा का सस्पेंशन हो गया यूपी में? किसने यूपी पुलिस की कर दी पिटाई और उसके बाद हुआ है बड़ा एक्शन। सीएम ने किस किस अधिकारी को सस्पेंड करने का ऐलान किया है और क्यों एक दरोगा का सस्पेंशन हो गया यूपी में? किसने यूपी पुलिस की कर दी पिटाई और उसके बाद हुआ है बड़ा एक्शन। सीएम ने किस किस अधिकारी को सस्पेंड करने का ऐलान किया है और क्यों एक दरोगा का सस्पेंशन हो गया यूपी में? किसने मोदी ने जो कर दिया वो कोई नहीं कर पाया। मोदी ने 10 साल में भारत देश बेच दिया। मोदी जी को चाय बेचते हुए नहीं देखा है, लेकिन मैं इसका उदाहरण हूँ कि मैंने मोदी को देश बेचते हुए देखा है। देश के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो कहेगा कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो मंगलसूत्र छीन लेंगे, एक भैंस ले जाएंगे, पापा वॉर रुकवा रहे हैं, नौकरी नहीं दिलवा पा रहे हैं, पापा हिंदू मुस्लिम से नहीं निकल पा रहे हैं, पापा रो रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं? 60,000 पुलिस की भर्तियां आई, एक भी बच्चे सारे बच्चों का पेपर लीक हुआ। एक पेपर की कीमत थी 400 रुपए फॉर्म की। 2000 करोड़ रुपए का नुकसान किसका गया? जनता का गया, मोदी जी का नहीं गया। खाने की चीजों पे 18% जीएसटी, दाल पे 18%। हम तो ऐसे भी बर्बाद हो, वैसे भी बर्बाद है। न मोदी की नीयत साफ है न नीति साफ है। महिला की सुरक्षा कहाँ है? मणिपुर में महिलाओं को नगरों से टहलाया जा रहा है, इसमें बोलने वाला कोई नहीं है। 700 किसानों की शहादत हो जाती है, वो खालिस्तानी है वो पाकिस्तानी है। जब चुनाव आ जाए किसान भाइयों बहनों, गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, मुझे वोट दे दो। भीख मांग रहे हैं तो फॉरेन घूम रहे हैं, यूरोप जा रहा है, लंदन जा रहा है, पेरिस जा रहा है, फ्रांस जा रहे हैं। अब रो रहे हो? ये रोने के जैसे मगरमच्छ के आंसू है भाई साहब, इसमें हमको रुला दिया जाएगा। इतना पिटा नहीं मजनू लैला के प्यार में, जितना पिटा है युवा बीजेपी की सरकार में। नरेंद्र मोदी किस तरह बात करते हैं युवाओं की? युवाओं को छला है, उन्होंने धोखा दिया है, सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के मारे हैं युवाओं को। उनको विकास पे बात करना चाहिए, रोजगार पे बात करना चाहिए, मजदूर पे बात करना चाहिए, किसान के ऊपर बात करना चाहिए। आज किसान जानते हो अपनी जान दे रहा है। कितने किसान कहीं कील बिछाए जा रहे हैं, किसान अपनी जान दे रहा है। 600 जाने चली गई, मंत्री का लड़का कठार चढ़ा रहा है। यार कौन सी सरकार है यार? इतना कोरोना ने देश को बर्बाद नहीं किया जितना इस सरकार ने कर दिया है। अब की बार अगर हमने मोदी को
कुछ तैर तन के कपड़े हैं ना, ये भी उतार के गुलामों की तरीका उनके पास चले जाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हूँ और रायबरेली के तमाम युवा मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि रायबरेली का माहौल क्या है। साथ ही ये भी समझेंगे कि 4 चरण के मतदान अब हो चुके हैं, 5वें चरण का मतदान होना है। युवा किसकी तरफ जा रहे हैं? रोजगार के वादे किए थे लेकिन रोजगार मिल नहीं रहा है, पेपर लीक हो रहा है, नौकरियां मिल नहीं रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इनसे ये वादा कर रही है कि 1 लाख सालाना देगी, 30 लाख सरकारी नौकरियां देगी। युवा किस पर विश्वास कर रहा है और इनके मुद्दे क्या है, इसी पर बात करेंगे। शुरुआत आपसे कर लेता हूँ, क्या नाम हुआ और मुद्दे क्या है, युवा की बात किसकी तरफ? जी, मेरा नाम आदित्य शुक्ला है और युवा पूर्ण रूप से इससे पहले जैसे आदरणीय मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे। ये सारे वादों इस युवा पे वो आ गए, प्रधानमंत्री बन गए। तो आज के समय में युवा जो है वो लक्ष्य लेकर के खड़ा है और वो मांग रहा है अपना रोजगार, वो पूछ रहा है हमारा रोजगार कहाँ है। भाजपा दिख जा रहा है, दौड़ा ले रहा है। आपको स्थितियां पता है, गाँव में चले जाइए, कोई भाजपा प्रचार नहीं कर पा रहा है। वो आ रहा है, युवा बैठा हुआ है, पकड़ ले रहा है, कह रहा है पानी पिलाएंगे आपको, लेकिन पूछेंगे हमारा रोजगार कहाँ है। अब आप बता दीजिए रोजगार कहाँ है। रोजगार आप बता नहीं पा रहे हैं। आपने अपना संकल्प पत्र लाया, जिसको कहते हैं संकल्प पत्र, उसमें युवाओं की बात नहीं है। कैसे बात करेंगे रोजगार पे, जब 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ नौकरियों के नाम पे आप सरकार बना लिए और तब पिछले 10 वर्षों से आप युवाओं को ठग रहे हैं, तो आज रोजगार की आप बात ही नहीं कर पा रहे। युवा मुद्दे से भटक ही नहीं रहा है। युवा कोई और मुद्दे बात ही नहीं कर रहा। विकास नहीं चाहिए, सड़कें नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, लेकिन मोदी जी रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं ना, वो मुद्दों को भटका रहे हैं। वो चुनाव विपक्ष कह रहा है कि हम रोजगार पे बात करेंगे, हम महंगाई पे बात करेंगे, मोदी जी मांस मछली मटन पे बात कर रहे हैं। अब आप एक देश के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो कहेगा कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो मंगलसूत्र छीन लेंगे, एक भैंस ले जाएंगे। अब कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति आ गई है कि वो हमारे घर की महिलाओं नंबर बात, जो बुर्का पहन के आप निकलती हो ना और जिस पे भी माहौल छिड़ा हुआ है, आपका बुर्का में चेहरा कोई नहीं देख सकता, बाकी सब कुछ पूरा खानदान देख ले। मतलब आपको ये नहीं पता कि आपकी बहन कौन है, आपकी बीवी कौन है, आपकी चचेरी बहन कौन है, मौसेरी बहन। आप हमें संस्कृति पर अरे खुशबू मेरी जाट की बाल, जो तुम्हारा भाई का बीवी है जो पीता है, वो तुम्हारा भाई का बीवी को भी देखता है और तुम जो लगाता है वो भी देखता है। तो इसीलिए बोलता हूँ कुछ चीज ढक के रखना सीखो, अच्छा होगा। क्योंकि जो तुम्हारा भाई का बीवी जो वो लगाता है वो सेम चीज तुम भी लगाने के बाद तुम्हारा भाई को भी देखता है। उसका तुम्हारा भाई का माइंड कहीं उल्टा उल्टा होके तुम्हें भी पकड़ लेगा। इसलिए बोलता हूँ वो ढक के रखो। ये वीडियो में क्या देखा है, जो लगाया है ना वो सब दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। पिछवाड़ा भी तुम्हारा दिखाई दे रहा है और आगे का जो तुम्हारा इंडिकेटर है ना वो भी दिखाई दे रहा है। नंबर बात, जो बुर्का पहन के आप निकलती हो ना और जिस पे भी माहौल छिड़ा हुआ है, आपका बुर्का में चेहरा कोई नहीं देख सकता, बाकी सब कुछ पूरा खानदान देख ले। मतलब आपको ये नहीं पता कि आपकी बहन कौन है, आपकी बीवी कौन है, आपकी चचेरी बहन कौन है, मौसेरी बहन। आप हमें संस्कृति पर अरे खुशबू मेरी जाट की बाल, समाजवादी पार्टी का पक्ष यही था कि दोनों मुद्दों पर बहस हो। धार्मिक संस्थानों में जो कुछ हो रहा है और शिक्षा परीक्षा को लेकर के जो हो रहा है, पहले दिन ही से समाजवादी पार्टी का ये पक्ष रहा कि शिक्षा परीक्षा और धार्मिक संस्थानों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या उनके संगी साथी अंडरग्राउंड लोग मिलकर के चोरी कर रहे हैं, दोनों मुद्दों के पीछे एक ही गिरोह है। दोनों मुद्दों के पीछे एक ही तरह का मामला है। इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए थी, क्योंकि जब एक गिरोह काम कर रहा है तो दोनों मुद्दे एक ही हुए, या यूँ कहें एक सिक्के के दोनों पहलू एक ही हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग संगी साथी शिक्षा परीक्षा में जो सवाल उठा, किसके खिलाफ उठा, या धार्मिक संस्थान के किसके खिलाफ उठा, तो उस सब के पीछे एक ही गिरोह काम कर रहा है। इसलिए हम चाहते थे दोनों मुद्दों पर बहस हो। सरकार बहस से हटना चाहती है, जवाब नहीं देना चाहती है। जवाब
पाकिस्तान जाके पाकिस्तान में बिरयानी खा गया। जनता तैयार बैठी है अपने चाबुक लेकर के। जो चाबुक आज आप जनता के पीठ पर चला रहे हो ना, वो चाबुक सब तैयार लेके बैठी है। जो अपना परिवार नहीं संभाल पाया वो देश क्या संभालेगा? गाली सुनने वाला प्रधानमंत्री है, सबसे ज्यादा गाली सुनने वाला, सबसे ज्यादा बेइज्जत होने वाला प्रधानमंत्री बना है। अगर ये देश प्रेमी है तो इनको देश के लिए कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सारे के सारों को, मोदी को भी, प्रधान को भी, अमित शाह को भी, सबको कुर्सियां छोड़ देनी चाहिए। चाय से शुरू हुई थी कहानी, गाय तक अटक गई। विकास की मम्मी इनकी रास्ते में भटक गई। यह कुछ सिलेंडर महंगा, दूध महंगा, सब्जी महंगी, सब चीज महंगी कर दी इसने, मोदी ने। और हमें कह रहा है कि घूमना नहीं है, खुद इटली घूम रहा है, जापान घूम रहा है। खबर आएगी कि नरेंद्र मोदी को हार्ट अटैक हो गया, मर गया। आज परसों खबर आएगी इस देश का सबसे बड़ा गुंडा कंस राक्षस भीमन अमित शाह मर गया। इनको अटैक आने वाले, अब इनकी पूरी सरकार का इस्तीफा चाहिए। मोदी चोर, गुंडे, हत्यारों ने मुझे 3 बजे के बाद मेरी सांसदी में बांधी से। हम चाहते हैं हमारा देश वैसा ही रहे जैसे मोदी के बिना था। हम चाहते हैं हमारा देश विश्व गुरु ना बने जैसा पहला था। 2014 के बाद जो हमारे भारत की हालत इन्होंने कर दी है, जो हमारे भारत को इन्होंने खराब करके रख दिया है, हमारे भारत की धज्जियां उड़ा के रख दी है, हमारे भारत की आज बदनामी होती है। बात एक रिपोर्टर पूछती है, आज तक इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। उसके बाद इस सवालों से भाग जाते हैं, उनसे जवाब नहीं दे पाते और उस रिपोर्टर को आतंकवादी देशद्रोही बता दिया जाता है। देश में गुंडे प्रधानमंत्री होंगी तो अंडरवर्ल्ड का गुंडा देश का प्रधानमंत्री है। गुजरात का तरीपार गुंडा देश का गृह मंत्री है, तो देश का क्या होगा? देखिए, जिस तरह से आदित्य योगीनाथ जी ने ये योजना की बात करी है कि हम 50,000 महिलाओं के खाते में डालूंगा, 20,000 चुनाव से पहले और 30,000 चुनाव के बाद वो किस्तों में जाएगा। इसकी हम आपके चैनल से पूछना चाहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों मान पड़ी? वो तो कहते हैं मैं सबका साथ सबका विकास कर रहा हूँ, मैं देश में विकास किया हूँ, मैंने नौकरी दी है, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, मैं सुरक्षा दे रहा हूँ। जब उन्होंने सब कुछ दे दिया, ये लॉलीपॉप, ये घूस देने की आवश्यकता क्यों मान पड़ी महिलाओं को? और क्या 50,000 में उनकी जिंदगी बीत जाएगी? क्या 50,000 में उनके बच्चों की नौकरियां लग जाएंगी? क्या 50,000 में उनका घर चल जाएगा? तो जिस तरह का ये लॉलीपॉप सरकार देने का काम करे, ये चुनावी जो एजेंडा है ये बहुत गलत है। जिसकी ये मतलब महिलाओं के लिए एक तरह से महिलाओं का ही अपमान है। उनको उनके वोट को खरीदने का काम कर रही है सरकार। आप ये बताइए कि आप जो है नहीं जीतेंगे तो वो 30,000 आप पहले ऐसी योजना बना दीजिए जहाँ आप रहे या ना रहे, लेकिन इन महिलाओं को परमानेंटली मिलता रहे तो समझ में आता है। लेकिन ये सरकार अभी जो है केवल और केवल चुनावी मुद्दा बना रही है। मेरे कमरे में ना आइयो करके कोई बहाना, आज मोहब्बत बंद है तेरे हाथ न मुझे लगाना। मेरे कमरे में ना अरे इस पिटारे में तो विशाल काला नाग था। ये नौलखा हार कैसे बन गया? जो भी हो, हमारी किस्मत खुल गई। राजा समरवीर को भेंट कर देते हैं, बदले में हमें ढेर सारा धन और इनाम मिलेगा। अवंतिका, अभी भी समय है। मेरे कुल और मेरे जन्म का रहस्य मत जानो। नहीं स्वामी, आज मैं आपके कुल का सत्य जानकर ही रहूंगी। हे भगवान, ये कैसी सभा है? ये कौन सी रहस्यमयी दुनिया है? मुझे जल्द से जल्द ये सब राजकुमारी अवंतिका को बताना होगा। शायद यही उनके स्वामी का रहस्य हो। हे प्रभु, ये मैंने कैसा अनर्थ कर दिया। ये हार एक मासूम बालक में कैसे बदल गया? इस दिव्य रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले दिव्य वन के घने जंगल में एक ऐसी रहस्यमयी घटना घटी जिसने कई लोगों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। एक दिन कुछ सपेरे जंगल से गुजर रहे थे। दोपहर होने पर वे एक विशाल पीपल के पेड़ की छाया में विश्राम करने लगे। तभी उनकी नजर पेड़ के पास बने एक पुराने सांप के बिल पर पड़ी। एक अनुभवी सपेरा बोला, यह बिल खाली नहीं है, इसमें कोई बड़ा नाग छिपा हुआ लगता है। सभी ने मिलकर सावधानी से बिल खोदना शुरू किया। कुछ ही क्षणों में तेज फुफकार सुनाई दी और एक विशाल काला नाग बाहर निकल आया। सपेरों ने बड़ी मुश्किल से उसे काबू किया और मजबूत पिटारे में बंद कर दिया। कुछ दूर पहुंचने के बाद उन्होंने नाग का विष निकालने का निश्चय किया, लेकिन जैसे ही पिटारा खोला वे स्तब्ध रह गए। पिटारे में नाग का कहीं नामो निशान नहीं था। उसकी जगह चमकता हुआ एक बेशकीमती नौलखा हार रखा था। इतना अनमोल हार देखकर सपेरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने आपस में कहा,
अगर यह हार राजा समरवीर को भेंट कर दिया जाए तो बदले में हमें अपार धन संपत्ति मिलेगी। यह सोचकर वे सीधे सूर्यगढ़ राज्य पहुंच गए। राजमहल में प्रवेश कर उन्होंने राजा समरवीर को प्रणाम किया। राजा ने पूछा, बताओ किस उद्देश्य से आए हो? सपेरों ने विनम्रता से कहा, महाराज, हमारे पास एक अत्यंत दुर्लभ हार है जो किसी भी महारानी की शोभा बढ़ा सकता है। राजा के आदेश पर जैसे ही पिटारा खोला गया, पूरा दरबार उस अद्भुत हार की चमक देखकर आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा अनुपम हार किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। राजा समरवीर ने पूछा, तुम्हें यह अनमोल हार कहाँ मिला? सपेरों ने उत्तर दिया, महाराज, यह हमें जंगल के रास्ते में मिला था। राजा ने वह हार स्वीकार कर लिया और प्रसन्न होकर सपेरों को भरपूर इनाम देकर विदा कर दिया। हार वाला पिटारा उन्होंने अपने पास ही सुरक्षित रख लिया। संध्या के समय राजा समरवीर वह पिटारा लेकर महारानी पद्मावती के कक्ष में पहुंचे। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हारे लिए एक अनमोल उपहार लाया हूं। जैसे ही महारानी पद्मावती ने पिटारे का ढक्कन खोला, वह आश्चर्य से स्तब्ध रह गई। हार की जगह उसमें एक अत्यंत सुंदर नन्हा बालक गहरी नींद में सो रहा था। राजा को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने स्वयं पिटारे में देखा तो सचमुच वहां हार नहीं बल्कि वही मासूम बालक था। राजा समरवीर और महारानी पद्मावती वर्षों से संतान की कामना कर रहे थे। उन्होंने इसे ईश्वर का चमत्कार और आशीर्वाद मानते हुए उस बालक को अपने पुत्र के रूप में अपनाने का निर्णय लिया। यह सुनकर कुछ दासियां आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगीं। उनकी फुसफुसाहट सुनकर महारानी पद्मावती ने पूछा, यह बालक आखिर आया कहां से? तब राजा समरवीर ने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। उन्होंने बताया कि कुछ सपेरे एक अद्भुत नौलखा हार लेकर महल आए थे, लेकिन महल पहुंचते पहुंचते वही हार एक सुंदर बालक में बदल गया। उसी दिन से राजा और महारानी ने उसे ईश्वर का आशीर्वाद मानकर अपने पुत्र की तरह पालना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद राजा समरवीर ने पूरे दरबार में घोषणा करवा दी कि महारानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। ये समाचार फैलते ही पूरे सूर्यगढ़ राज्य में उत्सव मनाया गया। नगर को सजाया गया, गरीबों में दान बांटा गया और कई दिनों तक खुशियां मनाई जा रही। समय के साथ वह बालक बड़ा होकर एक तेजस्वी और पराक्रमी युवक बन गया। जब उसके विवाह की आयु हुई, तब राजा समरवीर ने महारानी पद्मावती से उसके विवाह की चर्चा की। महारानी भी इस प्रस्ताव से प्रसन्न हुई। सूर्यगढ़ के पड़ोसी राज्य रत्नपुर पर राजा आदित्य सेन का शासन था। उनकी एक अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और गुणवान पुत्री थी जिसका नाम अवंतिका था। राजा ने बचपन से ही उसे शास्त्र, शस्त्र और अनेक कलाओं की शिक्षा दिलाई थी, इसलिए अवंतिका 16 विद्याओं में निपुण मानी जाती थी। उधर राजा आदित्य सेन भी अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश कर रहे थे। उन्होंने अपने राजपुरोहित को आदेश दिया कि वह दूर दूर के राज्यों में जाकर अवंतिका के योग्य राजकुमार खोजे। राजपुरोहित कई राज्यों में घूमे, लेकिन उन्हें अवंतिका के योग्य कोई राजकुमार नहीं मिला। अंततः यात्रा करते करते वे सूर्यगढ़ पहुंचे और राजा समरवीर के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया और आने का कारण पूछा। राजपुरोहित बोले, महाराज, मैं राजा आदित्य सेन का राजपुरोहित हूँ। उनकी पुत्री राजकुमारी अवंतिका के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मैंने सुना है कि आपका राजकुमार भी विवाह योग्य हो चुका है। राजा समरवीर ने तुरंत अपने पुत्र को दरबार में बुलवाया। राजकुमार का तेज, विनम्र स्वभाव और व्यक्तित्व देखकर राजपुरोहित अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी समय दोनों के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपने राज्य लौट गए। शुभ मुहूर्त आने पर राजा समरवीर अपने पुत्र की भव्य बारात लेकर रत्नपुर पहुंचे। राजा आदित्य सेन ने बारात का भव्य स्वागत किया। पूरे राजसी रीति रिवाजों के साथ राजकुमारी अवंतिका और राजकुमार का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद राजा समरवीर अपने पुत्र और बहू को लेकर सूर्यगढ़ लौट आए। समय बीतता गया। एक दिन महारानी पद्मावती ने राजा से कहा, अब समय आ गया है कि राज्य की जिम्मेदारी हमारे पुत्र को सौंप दी जाए। राजा को भी यह उचित लगा। उन्होंने अपने पुत्र को पूरे राज्य का युवराज घोषित कर दिया। युवराज की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता से चलती प्रजा का विश्वास जीत लिया। एक दिन राजकुमारी अवंतिका अपनी दासी के साथ महल में बैठी थी। तभी दासी ने धीरे से कहा, राजकुमारी, क्या आपने कभी युवराज से पूछा है कि उनके वास्तविक माता पिता कौन हैं? यह सुनकर अवंतिका चौंक गई। उसने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? दासी बोली, महल में वर्षों से यह चर्चा है कि युवराज राजा समरवीर और महारानी पद्मावती की सगी संतान नहीं है। दासी की बात सुनकर अवंतिका के मन में भी संदेह घर कर गया। उसने निश्चय किया कि शाम को अपने पति से इस विषय में अवश्य पूछेगी। संध्या को जब युवराज अपने कक्ष में पहुंचे, तब अवंतिका ने शांत स्वर में पूछा, स्वामी,
आपके वास्तविक माता पिता कौन हैं? आप किस राजवंश से संबंध रखते हैं? यह प्रश्न सुनते ही युवराज का चेहरा गंभीर हो गया।